गुरुवार देर शाम ही तबादले की खबर आई। 9 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यह खबर अचानक सुर्खी तब बन गई जब इस सूची में अशोक खेमका का नाम शामिल था। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली के साथ ही पूरे देश में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। आज दिन भर अलग अलग राजनीतिक दल और अलग अलग संगठनों की प्रतिक्रियाएं आती रही। यह कहा गया कि अशोक खेमका को ईमानदारी की सजा मिल रही है। क्या वाकई अशोक खेमका को ईमानदारी की सजा मिली है तबादले के रूप में? क्योंकि उनका जो दर्द है, उनकी जो निराशा है, वो उनके ट्वीट में झलककर सामने आई है जो तबादले के बाद उन्होंने किया है। जब सरकार की तरफ से इस पर सफाई आई तो मुख्यमंत्री के ओएसडी और खुद मुख्यमंत्री ने मीडिया से यह कहा कि यह एक रूटीन तबादला है। किस अधिकारी का किसे कहां इस्तेमाल करना है, यह सरकार को तय करना, यह सरकार का विशेषाधिकार है। सवाल नंबर 2 यह कि क्या वाकई यह तबादला एक तरह का रूटीन तबादला है? और उससे भी बढ़कर सवाल यह कि क्या रूटीन तबादले का नियम सिर्फ अशोक खेमका पर ही लागू होता है या फिर अशोक खेमका को लेकर चर्चा ज्यादा हो रही है, नियम ये सारे अधिकारियों पर ऐसे ही लागू हो रहा है? क्यों अशोक खेमका पर इतनी चर्चा है? क्या वाकई उन्हें ईमानदारी की सजा मिली है? क्या उनके साथ यह सरकार भी कोई जाति कर रही है? आज की बड़ी बहस इन्हीं मुद्दों पर। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसपी गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बड़ी बहस में आपका पूरा जीवन आपका प्रशासनिक सेवा में गुजरा है। हम जरा समझना चाहते हैं कि क्या जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो सही है या जो सही है एसपी गुप्ता जी वो सामने नहीं आ पा रहा है? क्यों अशोक खेमका पर इतना फोकस है? क्या वाकई उन्हें ईमानदारी की सजा मिली है तबादले के रूप में? 24 साल की उनकी सर्विस अभी तक बताई जा रही है और यह उनका 46वां तबादला है। देखिए राजीव जी, जो अशोक खेमका का जो ट्रांसफर हुआ है वैसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर आप ट्रांसफर लिस्ट में जाएं, क्योंकि खेमका का नाम बहुत रहा है पहले, तो आज जितने भी अधिकारी हैं इस सरकार में उनका दूसरा तीसरी बार ट्रांसफ़र हुआ है जी। देखिए, पहले भी बड़ी चर्चा हुई है। जो ट्रांसफ़र है, जो रूल्स हैं उसमें सरकार के रूल्स हैं सभी सर्विसेज के, उनमें रूल्स टेन्योर दिया हुआ है, सर्विस कितनी होगी लगभग, उसको कोई फॉलो नहीं करता। ठीक। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी गई थी भाई हर एक ऑफिसर्स की एफिशिएंसी के लिए इसका टेन्योर होना चाहिए। ठीक है। और साथ में उन्होंने ये भी आदेश दिए थे कि भाई सर्विस जो है बोर्ड जो है उनका गठन किया जाए ताकि वो सर्विस बोर्ड डिसाइड करे भाई किस अधिकारी को ट्रांसफ़र करना ठीक रहेगा और कहाँ पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा। तो दुख की बात है कि भाई ये कोई भी नियम कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती। ठीक। और जो छोटे स्टेट हैं वो इस बारे में बहुत आगे हैं इसका वायलेशन में। अब तो आपने देखा बड़े स्टेट्स पे, यूपी में भी आपने देखा दुर्गा नागपाल का मामला हुआ और दूसरे मामले हुए, तो उसमें ट्रांसफर हुई। दूसरा इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, जो ट्रांसफ़र है, देखिए जो सिविल सर्विस रूल्स हैं उसमें पनिशमेंट दिखाई गई हैं। पनिशमेंट में क्या है, रूल 7 और रूल 8 होते हैं। सेंट्रल ऑल इंडिया सर्विस एक्ट में रूल 8 जो है वो मेजर पेनल्टीज लगती हैं, और जो सिविल सर्विस हरियाणा रूल्स हैं उसमें रूल 7 में मेजर पेनल्टीज लगती हैं। ठीक है। मेजर पेनल्टीज में डिसमिसल और ये सब चीज़ें आती हैं, और माइनर में वार्निंग दी वो दी। ठीक। और हैरानगी की बात है, देखिए जो सबसे बड़े वेपन यूज होते हैं वो सस्पेंशन और ट्रांसफर, ये सबसे बड़े वेपन हैं और जो पनिशमेंट की लिस्ट में नहीं आते। और मैं समझता हूँ इनसे बड़ी पनिशमेंट कोई नहीं है अधिकारी के लिए। ठीक है। और बल्कि ये पनिशमेंट तो पब्लिक को भी होती है। क्योंकि देखिए जब कोई भी अधिकारी या कुछ ट्रांसफर होता है उससे पब्लिक सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। और रीजन क्या दिया जाता है, भाई ये ट्रांसफर पब्लिक इंटरेस्ट में की जाती है। मतलब
कितना मतलब उसमें विरोधाभास है जी। देखिए इससे कितना फर्क, देखिए 3 महीने तक तो अधिकारी कोई भी होगा उसको वो अपने काम में ही लगे रहेगा। देखिए ट्रांसफर्स के कारण मॉनिटरी कितना नुकसान होता है सरकार को, फिर डिपार्टमेंट को समझने में, फिर वो अपना शिफ्ट करेगा। और पहले तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सर्विस अटैचमेंट होती है लोगों की, उनको जब वो नए स्टेशन पे जाते हैं, कई लोगों को आदत है डोमेस्टिक सर्वेंट्स यूज करते हैं ऑफिसर्स, उनको उसकी चिंता होती है, गाड़ी की चिंता होती है, मकान की चिंता होती है, और सबसे बड़ी चिंता बच्चों के स्कूल में एडमिशन्स की। उसमें वो 3-3, 4-4 महीने तो उसी में ही सारा दिन लगे जाते, तो वो कहाँ उनकी एफिशिएंसी मैं कहता हूँ 20% भी नहीं रहती, जाहिर है। और उससे कौन सफर करता है? पब्लिक। ऑफिसर्स इतना ना सफर करे, सबसे ज्यादा पब्लिक सफर करती है, और ट्रांसफर की जाती है पब्लिक इंटरेस्ट में। तो मैं समझता हूँ कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, केवल दिखावाबाजी है। और इसलिए हम कई बार कह देते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था, और हम कई बार कह देते हैं भाई जुडिशरी बड़ी एक्टिव है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, तो क्या करे, मतलब कहाँ जाए? देखिए अधिकारी तो कोई न्यायालय में जा नहीं सकता, कोई किसी की हिम्मत नहीं होती, उसको पता है उसको हरेसमेंट होगी, तो इसलिए न्यायालय ने ये सर्विस बोर्ड का गठन का कहा था और डायरेक्शन दी थी, लेकिन उस पर कोई पालना नहीं हुई। तो मेरा कहना है, देखिए इसमें सरकार को, सारी सरकारों को इस पे बैठ करना चाहिए, अदरवाइज तो फिर न्यायालय इस पर एक्शन, न्यायालय अपने हाथ में ले लेंगे ट्रांसफर भी। जैसे अभी पीछे अंबाला आपने देखा, सीबीआई के एक ऑफिसर को जो इंक्वायरी कर रहा था फाइनल स्टेज पे पहुंच गई थी, अब उसने सरकार की लाइन टो नहीं की तो उसको ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो उसको फिर हाई कोर्ट ने स्टे करना पड़ा उसकी ट्रांसफर को। लेकिन एसपी गुप्ता जी, हम जरा ये समझना चाहते हैं कि ये जो अशोक खेमका का तबादला है, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जब विपक्ष में थी तो इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाती थी। क्या ये ईमानदारी की सजा है? क्या विपक्ष में जो मुद्दा अच्छा लगता था, जब हम सत्ता पक्ष में आए तो ये डबल स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है? हम जरा ये समझना चाहते हैं, क्योंकि आप एक अधिकारी रहे हैं, क्या वाकई इस तरीके का भेदभाव है जो हमें दिख रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, आपने पिछली सरकार का भी दिखाया, पिछली सरकार में 4-5 ट्रांसफर होगी इसकी बड़ी जल्दी खेमका साहब की। ठीक है, मैं कहता हूं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार के पास कोई रीजन नहीं होता, अगर कोर्ट में चले जाएं तो सरकार के पास कोई जवाबदेही नहीं है, और बड़ी जल्दी आज भी अगर कोई ये जस्टिस वो अपना कोर्ट में जाएं जी तो इनके पास क्या है? ठीक है, हमारे साथ चंडीगढ़ से गुप्ता जी, हमारे साथ चंडीगढ़ से कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम जल्दी से परिचय करा दें। हमारे साथ नरेश कौशल साहब हैं, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता रण सिंह मान साहब चंडीगढ़ स्टूडियो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीबी सिंगल साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ प्रवीण अत्री साहब है, प्रदेश प्रवक्ता नेता इंडियन नेशनल लोकदल। चंडीगढ़ से सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। बीबी सिंगल साहब, सीधे हम आपके पास आएंगे, कल तक जो अच्छे लगते थे आज वो खटकने क्यों लगे? कल तक जिनकी लड़ाई लड़ते थे आज उनसे ही ऐसा दृश्य क्यों जा रहा है कि साहब एक तरह की मतभिन्नता, मतभेद है? क्यों ऐसा आप लोगों ने किया अशोक खेमका के साथ? राजीव जी, कोई मतभेद नहीं है, कोई खटकने वाली बात नहीं है। 1990 का आईएएस का जो बैच था पिछले दिनों उसको प्रमोट किया गया, उसके चलते जो वैकेंसीज क्रिएट हुई, जो प्रशासनिक फेरबदल था वो लाजमी हो गया था, उसके चलते ही ये फेरबदल किया गया। जो बात आप पिछली सरकार के समय की बात कर रहे हैं जी, ये उस समय खेमका जी की ट्रांसफर तब हुई थी जिस डिपार्टमेंट में वो थे उस डिपार्टमेंट में एक घोटाले को उन्होंने उजागर किया था। उजागर करने के तुरंत बाद सरकार, उस समय की सरकार ने उनकी ट्रांसफर कर दी थी। तो उस समय एक बड़ा स्वाभाविक है सभी की आईब्रोज का रेज होना और सबका संशय आना, तो ये चर्चे का विषय बनना। लेकिन सिंगल साहब, आप जो उदाहरण दे रहे हैं, तबादला है, आप जो उदाहरण या जो तर्क रख रहे हैं उसे खुद अशोक खेमका खारिज कर रहे हैं। जिस प्रमोशन के चलते उनका ट्रांसफर किए जाने की बात की जा रही है, बकौल अशोक खेमका 16 साल की सर्विस के बाद ही वो प्रमोशन उन्हें मिल जाना चाहिए। अब 24 साल में ये प्रमोशन देकर सरकार क्या कहना और करना चाहती है, ये खुद अशोक खेमका का कहना है। सिंगल साहब, राजीव जी,
राजीव जी, मैंने अशोक खेमका जी की प्रमोशन की बात नहीं कही है। कोई और जो अधिकारी थे 1990 बैच के थे, उनका प्रमोशन हुआ था। उनकी प्रमोशन के बाद फेरबदल लाजमी था। और जो ट्रांसफर्स हैं वो सीएम का विशेष अधिकार है। बिल्कुल है। खाली खेमका जी की ट्रांसफर नहीं हुई, 12 अधिकारी और ट्रांसफर हुए हैं। उनमें से जो बहुत सारे अधिकारी थे जिनको आते ही सरकार ने नई पोस्टिंग्स दी थी, अब 6 महीने के बाद नई पोस्टिंग्स दी है। किसी भी किस्म की जो इसमें हम संशय ढूंढ रहे हैं, कोई चीज इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सिंघल साहब, आप ये तो मानते हैं कि अशोक खेमका एक ईमानदार अधिकारी भी होती रही है, अब भी हो रही है। बिल्कुल ईमानदार अधिकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक ईमानदार अधिकारी को कम महत्वपूर्ण विभाग में भेजना क्या इशारा करता है? ईमानदारी के ऊपर किसी सिंघल साहब, एक ईमानदार सक्षम अधिकारी को जिसके लिए आप लोग विपक्ष में रहते हुए लड़ाई भी लड़ते रहे हो, उसे कम महत्व के विभाग में भेजना सरकार की कैसी मंशा को उजागर करता है? राजीव जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। जो पुरातन विभाग है ये कोई कम अहमियत रखता है, ये भी इसकी भी पूरी अहमियत है। तो पहले वो पुरातत्व विभाग में थे। सिंघल साहब, पहले वो पुरातत्व विभाग में ही थे, वहां से आप उन्हें परिवहन विभाग में लेकर आए। ये देख, ऐसा है ये सरकार का विशेष अधिकार है। किस समय अधिकारी कहां सबसे ज्यादा यूजफुल स्टेट के लिए हो सकता है, समय समय पर नियुक्तियां होती रहती हैं। तो तब इसके अंदर कोई भी इसके अलावा और कारण नहीं है। सिंघल साहब, तब कांग्रेस सरकार का विशेषाधिकार आपको क्यों खराब लग रहा था और अब क्यों लड़ाई लड़ रहे थे? निश्चित तौर पर यह किसी भी सरकार का विशेषाधिकार है, लेकिन तब विपक्ष में रहते हुए यही विशेषाधिकार आपको तब क्यों खराब लग रहा था? उस समय राजीव जी, मुझे अपनी बात का कहने दीजिए। उस समय उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अंदर रॉबर्ट वाड्रा को जो विशेष कंसेशन दिए गए थे, जो घोटाला था, उसको उजागर किया था और उजागर करने के बाद उनकी ट्रांसफर की गई थी। हम उस बात की भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे। अभी भी खबरें ये आ रही है कि कैग रिपोर्ट के आने के बाद सीएम साहब इस जीरो टॉलरेंस की बात को लेकर सिंघल साहब, अभी भी खबरें ये आ रही है कि कैग की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने जो ट्वीट किया, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज और भाषा थी वो सरकार को पसंद नहीं आ रही थी। अभी भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। ऐसे देखिए, वो खबरों की क्या प्रामाणिकता है मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूं। कैग रिपोर्ट के अंदर जो भाजपा भी समय समय पे ये उठाती रही है, अभी पिछली सरकार ने सीएलयू के अंदर घोटाले किए हैं, जिसको अपने डिपार्टमेंट में उस समय खेमका जी ने भी उजागर किया था। आज कैग की रिपोर्ट ने पुनः उस बात को स्थापित किया है। और उसकी बात जो आप बात कर रहे हैं अभी कैग की रिपोर्ट के ऊपर उनके कमेंट आने के बाद ऐसा हुआ है, ऐसी खबरों की कोई प्रामाणिकता नहीं है। ये एक रूटीन ट्रांसफर है और सीएम साहब का और सरकार का विशेष अधिकार है। ठीक है, हम मान साहब को चर्चा में ले आते हैं। मान साहब वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। मान साहब, क्यों जब आप सरकार में होते हैं तो विशेषाधिकार अच्छा नहीं होता, उसकी आलोचना होती है, मुद्दा बनाया जाता है, सड़कों पर उतरा जाता है, और आज जब कल का विपक्ष सत्ता में आ जाता है तो वो फिर विशेषाधिकार के तहत यही रूटीन तबादले करने लगता है? देखिए, बहुत साफ सी बात है कि इसके पीछे जो आज बहस हो रही है, कल से प्रिंट मीडिया भी इसको प्रमुखता से उठा रहा है। सारे जो नेशनल चैनल हैं और जो लोकल चैनल हैं उन पर भी यही बहस चल रही है। तो उसका मोटा कारण एक है। वो कारण ये है कि अशोक खेमका जी जो हैं वो ये ठीक है कि मीडिया के ध्यान में उनकी का जो व्यक्तित्व कह लो या पर्सनालिटी कह लो, जब सामने आई, जब उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा का जो मामला था उनकी ट्रांसफर हो गई थी, लेकिन जैसी परंपरा रहती है और निभाते हैं आईएएस ऑफिसर जो सीनियर है, गुप्ता जी बैठे हैं, उनको मालूम भी है, उसके बाद में ऐसा कोई विवादित फैसला नहीं लेते। लेकिन उन्होंने दूसरी जगह ज्वाइन करने से पहले 3 दिन को उनका जो समय था उसका उन्होंने नाजायज फायदा उठाया और उन्होंने म्यूटेशन कैद कर दी गुड़गांव में एक लैंड की, सिकोपुर की लैंड की, जो रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदी थी। तो उसके बाद में ये मीडिया में छाए। अब भारतीय ये जो 2 ऑफिसर्स थे खास करके, जो प्रदीप कासनी जी और अशोक खेमका जी,
ये जिस तरह से नई सरकार बनी जो उत्साहित दिखाई देते थे, उससे ये बात साफ होती है कि भाई इनके पीछे भारतीय जनता पार्टी जो थी वो कहीं कहीं इनके बीच में तालमेल था और ये जब नया राज आया तो कुछ अच्छी पोजीशन प्राप्त करना चाहते थे जी। लेकिन ये पहले प्रदीप कासनी को गुड़गांव के कमिश्नर पद से, अब अशोक खेमका को परिवहन विभाग से जब इन्होंने पुरातत्व विभाग में भेज दिया, तो एक बात तो साफ होगी कि नीतिगत तौर पर ये पार्टी जो है इसकी नेचर ये है कि यूज एंड थ्रू, जब जिसकी जरूरत हो उसको इस्तेमाल करो और जरूरत नहीं रहे तो उसको बेशक फेंक दो। जब रॉबर्ट वाड्रा का मामला एक तरह से डोमेन में आया, पब्लिक डोमेन में आया और इनकी वजह से आया, तो बहुत प्रिय लगते थे ये इनको, क्योंकि ये एक राजनीतिक बाउंडर खड़ा करने में सफल हो गए।